जेंडर इक्वलिटी। लीजिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको अभी बताया था कि सहगामी गतिविधियों के माध्यम से किस प्रकार लिंग समानता लाई जा सकती है। आपके सामने मैंने कुछ तथ्य रखे, ये आपके सामने बातें बताई जिन पर सहगामी गतिविधियों पर आगे चल के आपको अपने जीवन को सफल बनाना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, अब बात चलती है एक शिक्षक की क्या भूमिका है लिंग समानता लाने के लिए। तो एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शिक्षार्थियों पर, विद्यार्थियों पर, अपने शिष्यों पर समान रूप से ध्यान दें। ज़्यादातर देखा गया है कि शिक्षक लड़के और लड़कियों में अंतर कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो समानता का ध्यान रखे, समान रूप से बालक और बालिकाओं पर ध्यान देने का कार्य एक शिक्षक का है। एक शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कक्षा में वो पढ़ा रहे हैं ऐसा ना हो लड़कियां अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से कक्षा में दुबक कर, कक्षा में सहम कर बैठी रहें और शिक्षक उनकी इस बात पर ध्यान ही ना दे। शिक्षक को उनके दुबकने का, शिक्षक को उनके सहमने का ध्यान रखना चाहिए। माना कि उनका नेचर शर्मीला है, लेकिन शर्मीले स्वभाव में वो डर महसूस ना करें, अपने आप को हीन ना समझें। तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि लड़कियां और लड़के दोनों का समान रूप से उनको ध्यान रखना है। नंबर 2, अगर शिक्षक के पढ़ाते समय लड़कियां किसी विषय में पिछड़ रही हैं तो शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लड़कियों के उस विषय में पिछड़ने के कारणों का पता लगाएं और पता लगाने के बाद उन कारणों का निवारण करें। शिक्षक उनके पिछड़ने के कारण का पता लगाएं और शिक्षक उनके कारण का निवारण करें, उनकी समस्या का समाधान करें। अगला पॉइंट है कि शिक्षक कार्य का जब विभाजन करते हैं तो वो ये ध्यान नहीं रखते कि लड़कियां भी उन्हीं की कक्षा का एक अंग हैं। उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब मैं कार्य का विभाजन कर रहा हूं, कार्य का बंटवारा कर रहा हूं, कार्य की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में समानता होनी चाहिए। अगर शिक्षक को चौक मंगाने की आवश्यकता है तो वो लड़कों को नहीं भेजे, बल्कि कभी कभी लड़कियों को भी भेजा जाए। उपस्थिति करवानी है तो वो लड़कों से ही ना कराए, बल्कि लड़कियों से भी करवाई जाए। समाचार बोलने का कार्य लड़के ही ना करें, बल्कि लड़कियों से भी करवाई जाए। प्रार्थना बोलने का कार्य लड़के ही ना करें, बल्कि लड़कियों से भी करवाई जाए। अर्थात जो भी कार्य विद्यालय का सिलेबस के अंतर्गत, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को सौंपा जा रहा हो, तो उस वक्त शिक्षक को ये ख्याल रखना चाहिए कि दोनों को कार्य का विभाजन समान रूप से किया जाना चाहिए, तब लिंग समानता होगी। रजिस्टर में बहुत से शिक्षक नाम लिखवाते हैं तो वो लड़कों के लिए दे देते हैं, नहीं, लड़कियों से भी लिखवाए जाने चाहिए। समस्त कार्यों का वितरण करते समय, कार्यों का बंटवारा करते समय, कार्यों का विभाजन करते समय
इस बात का शिक्षक को ख्याल रखना है कि दोनों को समान रूप से थोड़े थोड़े कार्य देने हैं और दोनों का थोड़ा थोड़ा सहयोग लेना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है लिंग समानता लाने की। अगला पॉइंट है, शिक्षक की वाणी से, शिक्षक के मुखारबिंद से, शिक्षक के मुंह से कभी भी जाने और अनजाने में ये लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाले कथन नहीं निकलने चाहिए कि उसकी वाणी से ऐसे कथन निकल जाएं जिनमें लड़कियां हतोत्साहित महसूस करें, लड़कियां अपने आप को हीन समझें, और ऐसे कथन शिक्षक को नहीं, या लड़के अपने आप को हीन समझें या लड़कियों से अपने आप को कम समझें, ऐसे कथन शिक्षक को, लिंग भेद वाले कथन शिक्षक को नहीं बोलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अरे आप लड़के हो और लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो कहा तो गया है लड़के से, लेकिन लड़कियां अपने आप को हीन समझने लगेंगी कि लड़कियों का मिसाल दी जा रही है, और कोई लड़की कक्षा में नॉटी गर्ल है, नटखट बालिका है या शरारतें कर रही है, तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक का कथन ये नहीं होना चाहिए, अरे क्या लड़कों की तरह उछल कूद करती हो। इससे कहा तो गया है लड़की के लिए, लेकिन वो बात लड़के पर आकर टिकेगी कि लो हम उछल कूद करते हैं, इसका मतलब हमारे पूर्वज थे वो ही हम हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे तो बंदर ही हम हैं। ऐसे कथन शिक्षक को नहीं कहने चाहिए। मेरी बात समझ सकते हैं आप? मैं आपको ये लिंग भेद के कथन का, एक शिक्षक के लिए ऐसा कथन नहीं कहना चाहिए। जब भी आप कक्षा में ग्रुप बना रहे हो, जब भी आपको डिस्कशन के लिए, समूह चर्चा के लिए या गेम्स के आयोजन के लिए, खेल करवाने के लिए, अंताक्षरी के लिए या कोई भी गायन के लिए, कोई नृत्य के लिए, कोई संगीत के लिए, जब आप कोई समूह बना रहे हैं, किसी विषय पर चर्चा के लिए आप समूह बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रुप का निर्माण करते समय, ग्रुप बनाते समय ये ध्यान रखना है कि वो सामूहिक समूह हों, अर्थात एक समूह में लड़कियां भी हों और उसी समूह में लड़के भी हों, दूसरे समूह में लड़कियां भी हों और उसी समूह में लड़कियां भी हों और लड़के भी हों, अर्थात मिले जुले समूह बनाने चाहिए। इससे लड़कियों को यह जाहिर होगा कि 4 लड़कियां हमारी तरफ हैं, 4 लड़कियां उनकी तरफ हैं, 4 लड़के हमारी तरफ हैं, 4 लड़के उनकी तरफ हैं, अर्थात लड़के और लड़कियों में इस विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा कोई अंतर नहीं किया जाता है, और लेखक यही चाहता है कि लिंग समानता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। समूहों का निर्माण सामूहिक होना चाहिए, मिला जुला होना चाहिए। एक शिक्षक का नैतिक दायित्व यह भी बनता है कि जब वो बालकों को, बालिकाओं को कोई जिम्मेदारी का कार्य सौंपते हैं तो वो चैलेंजिंग रोल भी आ जाता है, चैलेंजिंग रोल, चुनौतीपूर्ण कार्य भी आ जाते हैं, और उन चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए अधिकांश मात्रा में शिक्षकों के द्वारा लड़कों का चयन किया जाता है, जो कि ऐसा करना गलत है। उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और चैलेंजिंग रोल के लिए, प्ले करने के लिए दोनों को ही मौका दिया जाना चाहिए। अर्थात लड़कियों को भी चैलेंजिंग रोल दो, वो भी समाज का, विद्यालय का एक अंग हैं, वो भी आपके विद्यालय के एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, उनको
आप अलग नहीं कर सकते। शारीरिक, मानसिक, हर सामाजिक, हर रूप से वो पुरुषों के समान हैं। शारीरिक क्षमता उनकी पुरुषों से कम नहीं है, वो भी पुरुषों के जैसा कार्य करती हैं। बहुत सारी महिलाओं को आपने बेलदारी या वो पत्थरों का काम, खोदने का कार्य पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर करते हुए देखा होगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कार्य करते हैं, कंपनी में कार्य करती हैं, तो महिला भी पुरुषों के समान ही कार्य करती हैं। इसलिए उनको भी चैलेंजिंग रोल प्ले करने के मौके दिए जाने चाहिए। चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं लड़कियों को भी प्रदान की जानी चाहिए। एक शिक्षक का यह नैतिक दायित्व बनता है। शिक्षक का नजरिया, शिक्षक का दृष्टिकोण, शिक्षक के विचार पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो कि उसने महिलाओं को मर्यादाओं में रहते हुए देखा है, वो अपने परिवार की महिलाओं को मर्यादाओं में, पर्दे में रहते हुए देखता आया है। उसने महिलाओं पर अपने परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान करते हुए पुरुष समाज को देखा है। ऐसे विचार से ग्रसित शिक्षक नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित शिक्षकों को अपने पूर्वाग्रह त्याग देने चाहिए और वो कोई भी ऐसे विचार हों उनको छोड़कर वो अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाए, अपनी सोच को बड़ी करे और वो महिलाओं के साथ वो ही व्यवहार करे जो पुरुषों के साथ किया जा रहा है। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब एक शिक्षक लिंग समानता ला सकता है। उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया बड़ा होना चाहिए, उसकी सोच बड़ी हो। साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड थॉट, उसके सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार वाली सोच होनी चाहिए। उसके विचारों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी भाषा से कहीं भी ऐसा महसूस ना हो जिससे लड़कियां अपने आप को लड़कों से कमतर महसूस करें, अपने आप को हीन महसूस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए और जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। इस प्रकार आप लिंग समानता ला सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, जब एक शिक्षक पाठ पढ़ा रहा होता है तो तुलना के शब्द भी निकल आते हैं। तो तुलना करते समय लड़के और लड़कियों का ख्याल रखें कि आपकी तुलना में लड़कों को श्रेष्ठ, लड़कियों को हीन, लड़कियों को श्रेष्ठ, लड़कों को हीन नहीं बताया जाना चाहिए। आप उनकी परंपरागत भूमिका से हटकर भी उनको भूमिका दे सकते हैं। आए दिन कक्षाओं में, खासतौर से मैं समझता हूं कुछ विद्यालयों में, या सरकारी हों, गैर सरकारी हों, अर्ध सरकारी हों, वहां छात्राओं से कक्षा की सफाई आदि का कार्य करवाया जाता है। ये लड़कियों की परंपरागत भूमिका है। लड़कों से प्रार्थना के लिए फूल लाना, स्टेज सजाना, ये चौक और बोर्ड पर अनमोल वचन लिखना, आज का विचार लिखना, समाचार पढ़ना, ये उनकी परंपरागत भूमिकाएं हैं, ये सौंपी जाती हैं। लेकिन नहीं, कभी कभी शिक्षक को लड़कों से भी सफाई आदि के कार्य करवाए जाने चाहिए। जो लड़कियों की परंपरागत भूमिका के कार्य हैं वो लड़कों को भी सौंपे जाने चाहिए, और जो लड़कों की परंपरागत भूमिका के कार्य हैं वो लड़कियों को सौंपे जाने चाहिए। इससे अंतरों को, भेदों को मिटाया जा सकता है, लिंग भेदों को मिटाया जा सकता है। और हमारा मकसद, लेखक का मकसद यही है कि लिंग समानता लाई जाए। छात्रों में
छात्रों की योग्यताओं की पहचान करके और छात्राओं की योग्यताओं की पहचान करके उनको व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर भी प्रदान करने का कार्य एक शिक्षक का ही है। एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी यही बनती है कि वो माता पिता से संपर्क स्थापित करे, छात्र और छात्राओं, खासतौर से बात चलती है छात्राओं के घर घर जाएं और उनके माता पिता से संपर्क करें, उनको प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए उनके माता पिता के जो लड़कियों को लेकर परंपरागत विचार हैं कि हमको तो इसके हाथ पीले करने हैं, गुरुजी इतनी सी शिक्षा दिलवा दो, बस ये पढ़ना लिखना सीख जाए, चिट्ठी पत्री लिखना सीख जाए और ये हमको समाचार लिख दे और बस हमको तो इसके हाथ पीले करने हैं। इन परंपरागत विचारों को बदलने का कार्य शिक्षक घर जाकर कर सकते हैं, माता पिता से संपर्क करके कर सकते हैं। शिक्षक माता पिता के पास जाएं और उनसे संपर्क स्थापित कर दें और उनके माता पिता के उन परंपरागत विचारों को बदलें। जो उनकी सोच लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है कि लड़कियों को ज़्यादा मत पढ़ाइए, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि फिर उनके लिए दहेज इकट्ठा करना है, उनका विवाह करना है, तो उसके लिए जो रकम हम पढ़ाई पर खर्च करेंगे इससे अच्छा है कि हम इसके दहेज पर खर्च करें, इसके विवाह पर खर्च करें। यह सोच बदलने का कार्य एक शिक्षक का है। शिक्षक माता पिता से संपर्क करें, उसके पेरेंट्स गार्जियन से जाकर मिलें और अभिभावकों को जाकर ये बताएं कि आपकी बेटी के ये योग्यताएं हैं और उसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर में आप हमारे लिए सहयोग करें और आपकी बेटी आगे बढ़ जाएगी। अर्थात ये प्रेरणा का कार्य एक शिक्षक का है कि वो उनके माता पिताओं के विचारों को बदले और लड़की के जीवन को आगे बढ़ने का मौका प्रदान करे। एक शिक्षक के लिए नैतिक दायित्व ये बनता है कि जितनी भी समाज की मैंने बताया महान महिलाएं हैं, हमारे इतिहास की महान महिलाएं हैं और हमारे वर्तमान समाज की जो महान महिलाएं हैं उनकी तुलना करते हुए जिन्होंने समाज के निर्माण में योगदान दिया है, जो विभिन्न राजनीतिक पदों पर उच्च बड़ी कंपनियों की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हुई हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में या सिपाही के क्षेत्र में या वकालत के क्षेत्र में अपनी भूमिकाएं अदा कर रही हैं, उन सफल महिलाओं को एक शिक्षक इनविटेशन कार्ड पहुंचाएं या खुद जाकर उनको आमंत्रित करें, इनवाइट करें और अपने विद्यालय में लाकर अपनी छात्राओं को, अपने छात्रों को ये प्रेरणा दें कि ये भी आप ही की तरह विद्यार्थी हुआ करती थी जो आज ये देश में अपना परचम लहरा रही हैं। ये उच्च पदों पर जो पहुंची हैं वो शिक्षा की ही देन है, ये हायर एजुकेशन की देन है, जो ये राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, जिन्होंने विभिन्न कलाओं में अपने आप को निपुण कर रखा है। और वो महिलाएं जब आपके विद्यालय में आएंगी तो आपकी बेटियों को, आपकी बच्चियों को, आपकी बालिकाओं को वो प्रेरणा मिलेगी कि हो ना हो हमारी रोल मॉडल ये हैं, हमें कल्पना चावला बनना है, हमें इंदिरा गांधी बनना है, हमें सरोजनी नायडू बनना है, हमको प्रतिभा पाटिल बनना है, हमको सोनिया गांधी बनना है, हमको बहन कुमारी मायावती बनना है, हमको जयललिता बनना है, हमको ममता बनर्जी बनना है, हमको श्रीमती वसुंधरा राजे बनना है, हमको प्रियंका गांधी वडेरा बनना है, हमको स्मृति ईरानी बनना है।
हमको इन समाज की सफल महिलाओं से प्रेरणा लेनी है और ये आज से हमारी रोल मॉडल हैं। वो रोल मॉडल कब बनेंगी? जब विद्यालय में आएंगी और उनकी सफलताओं को आपने सुना होगा, उनकी सफलताओं को जब आप देखेंगे, उनके सफल जीवन से आप प्रेरणा लेंगे, जब वो अपनी सफलता के मंत्र आपको सिखाएंगी, जब आपसे वो रूबरू होंगी, तो आप भी उनके नक्शे कदम पर चलने को मजबूर हो जाओगी। अर्थात हमारी बालिकाएं उनसे प्रेरणा लेंगी और वो भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। और लेखक यही चाहता है कि लिंग समानता इस प्रकार से लाई जा सकती है। भारतीय हिंदी सिनेमा की बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में और सिनेमा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। चाहे वो हेमा मालिनी जी हों, रेखा जी हों, श्रीदेवी हों, या आपकी प्रियंका चोपड़ा हों, ऐश्वर्या राय हों, सुष्मिता सेन हों, ये विभिन्न महिलाएं हैं जिन्होंने, कैटरीना कैफ हों, ये आपकी नई अभी ऐश्वर्या राय बच्चन हों, ढेर सारी हैं। मैं आपको कहाँ तक नाम गिनाऊं, बहुत सारी इंडस्ट्री भरी पड़ी है। कंगना राणावत जैसी लड़कियों से भी प्रेरणा ली जा सकती है कि अकेली मुंबई में कैसा विरोधाभास का सामना कर रही हैं, और वो ढेर सारी महिलाएं हैं जिनको आप अपने विद्यालय में उनकी जीवन की सफलता के मंत्र सीख सकते हैं। और ये लिंग समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी उन महिलाओं का आपके विद्यालय में आना। आपके पाठ ऐसे हों, आपके विषय में लिंग भेद समाप्त करने वाले पाठ शिक्षक को पढ़ाने चाहिए। शिक्षक अपने विषय को पढ़ाते समय ये बात का ख्याल रखें कि उनके पाठ को पढ़ाते समय जिस विषय को वो पढ़ा रहे हैं उन्होंने कब उसके माध्यम से लिंग भेद को समाप्त कर दिया। इस बात का ख्याल शिक्षक को रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का सफलतापूर्वक आयोजन करने की जिम्मेदारी भी एक शिक्षक की ही बनती है। वो पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां जो विद्यालय में आयोजित की जाती हैं उनके लिए सफलतापूर्वक तभी संचालित होंगी जब आपने लड़कियों को भी हिस्सा लड़कों के बराबर ही दिया होगा, जब आपने लड़कों को भी हिस्सा लड़कियों के बराबर ही दिया होगा। अर्थात लिंग भेद को समाप्त करने के लिए आपने ये प्रयास किए थे जिन पर आप लिंग भेद को समाप्त करने में सफल हुए हैं। तो एक शिक्षक के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि सफलतापूर्वक वह सहगामी गतिविधियों का आयोजन करे। अब बात आती है कि वह कौन सी विधियां हैं शिक्षण की, टीचिंग मेथड कौन कौन सा है, शिक्षण विधियां जिनके माध्यम से हम लिंग समानता ला सकें या लिंग समानता लाई जा सके। नंबर 1 ग्रुप डिस्कशन मेथड है, अर्थात समूह चर्चा विधि। समूह चर्चा में आपको उन महान महिलाओं के बारे में चर्चाएं करनी हैं, उन महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करनी हैं, और आपको इस समूह चर्चा में लड़के और लड़कियों के समूह जो बनाएंगे तो आप उनके ग्रुप बनाते समय मिले जुले ग्रुप बनाएं। और उस ग्रुप डिस्कशन में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि लड़कियों के साथ भेदभाव वाले कथन नहीं होने चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में इस बात का ध्यान रखना है कि लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाले कथन ना हो। लिंग भेद को प्रदर्शित करने वाले। नंबर 2 प्रोजेक्ट मेथड। अच्छा, लिंग भेद को प्रोजेक्ट करने के लिए योजना विधि भी है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करें जिनके माध्यम से लिंग भेद को मिटाने की बातें कही गई हों। स्वतंत्रता संग्राम में हमारी महिलाओं का योगदान, समाज के निर्माण में हमारी महिलाओं की सहभागिता, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता आदि ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं जिससे
आप योजना विधि के माध्यम से भी लिंग समानता ला सकते हैं। अगला है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से भी आप छात्रों को जागरूक कर सकते हैं और लिंग समानता लाने के प्रश्न और उत्तर उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि के माध्यम से भी आप छात्रों को जागरूक कर सकते हैं कि इन प्रश्नों को ऐसा किया जाए जिनसे लिंग समानता लाई जा सके और लिंग भेद को मिटाया जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको अभी लिंग समानता लाने के लिए, और अब आपका आखिरी पॉइंट है कि लिंग समानता लाने के लिए सह शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। हम लिंग समानता जब तक नहीं ला सकते जब तक हम को एजुकेशन प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लड़के और लड़कियों को एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि वास्तविक स्थिति ये है कि लड़कियों की कक्षाएं अलग होती हैं, लड़कों की कक्षाएं अलग होती हैं, और इससे लड़के और लड़कियों का जो पालन पोषण है, उनकी परवरिश है, उनका रहन सहन है, उनकी जीवन शैली है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करती, और जब लड़कों के संग रहेंगी, लड़कों के संपर्क में आएंगी, तो ऐसी स्थिति में वो खुल जाएंगी और अपने आप को लड़कों से जो पहले सहमति थी और सहमना शर्माना, ये दूर हो जाएगा। ये दूर कब होगा? जब सह शिक्षा होगी तब। तो लिंग समानता लाने के लिए सह शिक्षा का होना आवश्यक है। लिंग समानता के लिए सह शिक्षा हो, और सह शिक्षा के लिए यह जरूरी है कि महिला टीचर भी उस विद्यालय में होनी चाहिए, अर्थात शिक्षक भी हों और शिक्षिका भी हों, पुरुष शिक्षक हो, महिला शिक्षिका हो, दोनों का होना लाजमी है, जिससे पेरेंट्स गार्जियंस को ये प्रेरणा मिलेगी कि स्कूल में महिला टीचर भी हैं और स्कूल में पुरुष टीचर भी हैं। तो आप अपनी बहन बेटियों को भेजने में कोई संकोच नहीं करेंगे माता पिता, और लड़के और लड़कियां कक्षा में समान रूप से पढ़ेंगे तो लड़कियां भी झिझकना, शर्माना और संपर्क में आने के बाद वो छोड़ देंगी। और लेखक यही चाहता है कि लिंग समानता कैसे लाई जाए। वो लड़कों के संपर्क में आने पर परस्पर सहयोग और अपनी क्षमताओं की पहचान करना सीख जाएंगी। लड़कियां तब तक अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानती जब तक उनके कंपटीशन में कोई सामने उनका कोई प्रतियोगी ना हो। जब उनके लिए प्रतियोगी सामने नजर आएगा तो आज आप देखते हैं कि उसी का परिणाम है कि जब परीक्षा परिणाम निकलते हैं तो सह शिक्षा का ही परिणाम है जो लिखा आता है रिजल्ट में कि लड़कियों ने इस बार भी परीक्षा परिणाम में लड़कों से बाजी मारी। ये मन छोटा करने की बात नहीं है कि मैं हर सब्जेक्ट में दोहराता हूं, ये इसलिए है कि लड़कियां पढ़ने में लड़कों से कम नहीं। उनकी मूवी का नाम है हम किसी से कम नहीं। वो आपसे किस चीज में कम है? वो आपके संपर्क में आने पर, वो लड़कों के संपर्क में आने पर परस्पर सहयोग करना सीख गई। वो लड़कों के संपर्क में आने पर वो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को पहचान गई हैं। ऐसी स्थिति में वो अपनी क्षमता को पहचान करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती हैं, व्यक्तित्व में निखार ला सकती हैं और लड़कों की तरह वो भी ऑलराउंडर बन सकती हैं। लेखक यही चाहता है कि लड़के ऑलराउंडर हैं तो लड़कियां भी ऑलराउंडर हों। लड़के बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं तो लड़कियां भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हों। और बहुमुखी प्रतिभा की धनी बनाने के लिए यही है कि लिंग समानता पर आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।
अर्थात सह शिक्षा के माध्यम से ही हम लिंग समानता ला सकते हैं। मैं आपके लिए, आपके पेरेंट्स गार्जियंस के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने बड़ी विनम्रता से मेरा पाठ पढ़ा, सुना और मैं समझता हूं समझा भी होगा। थैंक यू।